जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य न हो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे उसका लक्ष्य अच्छा हो या बुरा हो। कोई भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन इंसान का कोई अर्थ इस पृथ्वी पर नहीं। असंसदीय भाषा का जितना प्रयोग हो रहा है शायद भारत के इतिहास में 55 वर्षों में इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी, इन्होंने बहुत से लोगों को अपने संगठन के माध्यम से सरकार बनवाया है, बिगाड़ा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को नहीं समझ। आप पहले संविधान को पढ़िए और संविधान में उस मूल पाठ को पढ़िए जिसमें मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और मूल कर्तव्य। राजनीति विरासत में अगर किसी को मिलती है तो उस व्यक्ति को उस विरासत से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। दिन भर कान में मोबाइल लिए हुए, दिन भर मोबाइल को पेरते हुए देखे भाई क्या उसमें तुम पढ़। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के चौकिया गांव में मौजूद हूं, जहां पर बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और इस चुनावी सरगर्मी में एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, साथ साथ उनका पेशा क्या है उनसे ही जानते हैं। आइए आपको बातचीत कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है चाचा। धन्यवाद। क्या नाम आपका पड़ेगा? वैसे तो हमारा नाम कुंवर रामाकांत राय है। कुंवर रामाकांत राय, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। बड़ी आपका चर्चा हुआ जब इस गांव में हम प्रवेश किए तो हर कोई आपको नेताजी के नाम से जानते हैं। क्या मतलब आप नेताजी सचमुच हैं? देखिए, जब मैं पढ़ता था कानपुर में उस समय छात्र संघ का नेता था AISF। AISF आप समझते होंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग है, छात्र संघ का। तो वहाँ मुझे लोग नेता चाचा कहते थे। नेता चाचा मतलब कम उम्र में आपको क्यों बोला जाता था? बाल उल पक गया था क्या? ना, मेरे बाल तो मेरा आज भी नहीं पका है, मैं खिजा उजा नहीं लगा तो मेरा बाल नहीं पका है। तो फिर चाचा क्यों बोलते थे? इसलिए कि मेरे 2 भतीजे मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा, और वो मुझे चाचा कहते थे, इसीलिए सारे बच्चे मुझे चाचा ही कहा था। यानी पूरे कॉलेज के ही चाचा हो? मैंने इंटर कॉलेज, वहीं इंटर कॉलेज के लिए आप चाचा हो गए? चाचा हो गए। तो लड़कियां जब चाचा बोलती थी तो थोड़ा नहीं, उस टाइम नए उम्र में थे? कुछ नहीं क्योंकि नहीं, कुछ मेरा नहीं। एक मात्र उस समय लक्ष्य था। क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं कि कोई भी व्यक्ति, लक्ष्य विहीन व्यक्ति जी, एक मरे हुए पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य न हो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे उसका लक्ष्य अच्छा हो या बुरा हो। कोई भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन इंसान का कोई अर्थ इस पृथ्वी पर नहीं। वो मरे हुए पशु के समान है वो। इसलिए हमारा लक्ष्य था उस समय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ाई पर? हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा साथ दिया। दुर्भाग्य ने साथ दिया कि 1974-75 के आंदोलन में मैं बाल काल में ही, बाल अवस्था में ही कूद पड़ा। जेपी आंदोलन में? जयप्रकाश आंदोलन बिहार की राजनीति का? कानपुर में, अच्छा, उस टाइम उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश से शिक्षा के लिए निष्कासित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मेरा नाम ही नहीं कहीं लिख सकता था। इस तरह से मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। फिर मैं किसी तरह से उत्तर प्रदेश में ही एडमिशन मैंने लिया, दिलदार नगर में राधा कृष्ण गुप्त इंटर कॉलेज में। वहाँ से ICOM किया मैंने। उसके बाद BCOM किया, विभिन्न तरह से घूमते हुए। उसके बाद मेरे राजनीतिक गुरु तो बहुत से लोग थे। सबसे पहले बक्सर थे बलदेव सिंह बागी। उसके बाद मेरे दूसरे राजनीतिक गुरु है चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमें पढ़ाया बलराम जाखड़, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे जनेश्वर मिश्रा ने पढ़ाया ट्रेड यूनियन के बारे में। मधु दंडवते ने पढ़ाया मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर मुझे वहाँ एक हम लोग का आश्रम था वहाँ चंद्रशेखर जी का, भड़ोसी में। भड़ोसी कौन सा जगह पर पड़ता है? भड़ोसी है ये गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव। वो जो क्या नाम था, पद यात्रा करते थे, उन्हीं का दिया हुआ दान है वो विनोबा भाई जी का। वो आश्रम था 100 एकड़ में। वहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। मिलता क्या था तो गाय का दूध का खोआ, और कुछ नहीं मिलता था। तो वहाँ हम लोग को ये तमाम जिन लोग का नाम हमने लिखाया, उसमें एक जनेश्वर मिश्रा जी भी थे जिनके नाम पर ये पुल बना। जी जी। तो ये लोग विभिन्न लोग, वो केदारनाथ पांडे जी थे। तो ये लोग विभिन्न लोग हम लोगों को वहाँ क्लास लिया करते थे। उसमें कौन किस दल का इससे कोई मतलब नहीं होता था। वहाँ हम लोग को पढ़ाया जाता था।
देख लीजिए, अलग अलग पार्टियों से थे, लेकिन जब पढ़ाई की बात होती थी तो एक साथ चले आते थे। हाँ, जो लोग पढ़ाते थे वो विभिन्न दल के थे। जैसे वो भी विभिन्न दल के, अलग अलग दलों से। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस के थे, मधु दंडोते सोशलिस्ट पार्टी के थे, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी के थे। कहने का मतलब उस टाइम का राजनीति भी अलग था। आप पार्टियां अलग थी, लेकिन जो व्यक्तिगत रिश्ता था उस पर कभी आँच नहीं आती थी। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था और चंद्रशेखर जी का अलग पार्टी था, फिर अलग वो पार्टी। मुझे पढ़ाते थे। खैर उनसे तो मेरा एक अलग का रिश्ता था, कुछ दूसरा रिश्ता उनके साथ था। अच्छा, वो प्रधानमंत्री बने, आपके साथ अच्छा रिश्ता था, तो क्या आपको कुछ नहीं मौका मिला उस टाइम? हाँ मिला था, बहुत कुछ मिला था। मुझे पेट्रोल पंप उन्होंने अलॉट किया हुआ था। जो हमने तेज नारायण सिंह एमपी उस समय हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी से, हमारी पार्टी से, उनको हमने कह दिया कि ले लीजिए भाई, आप ही ले लीजिए, आप ही देखो ले लीजिए, आप ही चाहते हैं। वो मेरे साथ वो भी आवेदन दिए थे, तो उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो कहने लगे यार तुम ऐसा करो कि हमारे नाम से ट्रांसफ़र करा दो, या हमारा अपना कटवा के हमारा करवा दो। तो उनके पिए हुआ करते थे 20, हमने 20 कहा इनको पेट्रोल पंप दे दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा। अच्छा, अभी आज के जो राजनीति चल रही है बिहार में, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको मतलब आप पसंद करना चाहेंगे? देखिए, नीतीश बाबू तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वतः इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनका दिल और दिमाग दोनों अस्थिर हो गए हैं। कौन क्या बोलता है, जो बोल रहे हैं आज के पॉलिटिक्स में। देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह हो गई आजकल के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कि जब हम लोग संसद के दीर्घदर्शक में बैठा करते थे, पार्लियामेंट में देखते थे, तो उस समय के बहस में और आजकल के बहस में बहुत से अंतर हो गया है। ऑन पार्लियामेंट्री असंसदीय भाषा का जितना प्रयोग हो रहा है, शायद भारत के इतिहास में 55 वर्षों में इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है। जो अभी हो रहा है। हमें बहुत बढ़िया से हमने पढ़ा है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में। जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार हाउस ऑफ पार्लियामेंट में गए हुए थे, जब बोल रहे थे, नाट्य करते थे, तो एकलौता थे एमपी उस समय। तब उस समय खड़े होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन आने वाला भारत का भविष्य है, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय की पॉलिटिक्स देखिए कितनी अच्छी थी जब विपक्ष के थे। आजकल लोग सिर्फ मौलिक अधिकार की बात करते हैं। नहीं, मैं अभी व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करेंगे वो मैं पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा, उसी विषय पर आ रहा हूँ कि सिर्फ मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की, अधिकार की, मौलिक कर्तव्य की कोई बात नहीं करता। जितने लोग आजकल हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, इस नए काल के जो पॉलिटिशियन जी और संसदीय भाषा का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इनको पहले अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। कहेंगे कोई भी राजनेता या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी एमपी एमएलए, ये आम जनता का रोड मैप होता है। बिल्कुल सत्य। अगर वह गलत रास्ते पर जाएगा, गलत वाणी का प्रयोग करेगा और असंसदीय शब्द का प्रयोग करेगा, तो फिर भारत का भविष्य तो खतरे में पड़ ही जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो एक हमारे मित्र हुआ करते थे बक्सर जिला में डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी। उनके एक पुत्र हैं प्रशांत किशोर जी। इन्होंने बहुत से लोगों को अपने संगठन के माध्यम से सरकार बनवाया है, बिगाड़ा है। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले ये काम किए थे, क्या नाम है उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी के लिए। उसके बाद इन्होंने काम किया ममता बनर्जी। उसके बाद इन्होंने काम किया नीतीश बाबू के लिए। इस तरह से कांग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया था एक ज़माने में। तो इनकी आवाज़ से, उनकी वाणी से यह लगता है कि आने वाले बिहार के लिए मुख्यमंत्री उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी भी चाल आगे चल करके ठीक आजकल के पॉलिटिशियनों की तरह हो गई, जातिवाद में, भाई भतीजावाद में, आई माई के समीकरण में, या कट्टर हिंदूवादिता में, तो फिर तो कहना मुश्किल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हमारी नज़र में एक नंबर पर ये अभी चल रहे हैं। अच्छा, आप राजनीतिक जीवन में इतने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ रहे, कभी आपको ऐसा नहीं टिकट का चांस नहीं मिला था? देखिए,
सब जानते हैं। एक पहलवान बैठे हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में मैं टिकट बांटा करता था। अच्छा, खुद बांटा करते थे? खुद बांटा, क्योंकि वहाँ ऊपर से टिकट नहीं आता था। जिला कार्यकारिणी और जिला परिषद टिकट तय करता था, हम लोग खुद टिकट बांटते थे। हमें भी टिकट मिला था ब्रह्मपुर से, हमने अपनी जगह पर सीताराम सिंह को लड़वाया। उनका हमें चुनाव नहीं लड़ा है, क्यों? उसका एक कारण था। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी एक शुक्ला जी हुआ करते थे, तो वो कहा करते थे, मैं अच्छा स्पोर्ट मैन रेसर भी था 10 किलोमीटर का। मेरे पैर में चोट लग जाने की वजह से घाव हो गया, तो हम 10 किलोमीटर का रेस उठे। मैं ऑल उत्तर प्रदेश में मेरा 7वां स्थान था रेस में, 10 किलोमीटर रेसिंग में। वो जो 10 किलोमीटर वॉकिंग वाला में ना, जो चल के चल के 10 किलोमीटर वाला। 10 किलोमीटर। तो हमारा शुरू से सिनारी वो पढ़ाया करते थे। आज भी मुझे वो कविता याद है, मैं उसको अक्सर अपने मंचों पर दोहराया करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने बड़े राजनेता, क्योंकि देखिए मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग उत्तर भारत के तो कम से कम जितने प्रांत हैं, बंगाल से लेकर के दिल्ली हरियाणा तक, सब मेरे चेहरे से परिचित हैं और मेरे नाम से भी परिचित हैं। तो मैं कहा करता था, न इच्छा राज पाने की, न इच्छा स्वर्ग जाने की, इच्छा है मेरे मन की सेवा करूँ दुख जनों। मैं राजनीति में इसलिए आया कि राजनीति में जो बिगड़ती उसकी व्यवस्था है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे जो भोजपुरी साहित्य में जो अश्लीलता आ गई है, इसकी व्यवस्था, इसको दूर करने के लिए, और सबसे नीचे तबका जो है, जो सबसे नीचे गरीब बैठा हुआ है, वो किस तरह से ऊंचाई पर जाए, और इसके लिए ज़रूरी है आज अब इस ज़माने में शिक्षा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को नहीं समझ सकते। बिल्कुल सर। इसलिए आजकल मेरा जोड़ है कि मैंने अपने विद्यालय में भी संविधान किताब दी है। मास्टर लोग से कहा है, एक दिन मीटिंग करके कहा हमने अपने विद्यालय में, कि सरकारी विद्यालय में, कि आप पहले संविधान को पढ़िए और संविधान में उस मूल पाठ को पढ़िए जिसमें मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और मूल कर्तव्य 51 को है, इसको अधिकार कर्तव्य। तो इसको आप पढ़िए, आप पढ़ करके बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए। थोड़ा सा इधर कैमरा फोकस कीजिएगा। भारत की जो संविधान की किताब देखिए, अक्सर किताब ये रखे रहते हैं, बहुत सारी किताबें नेताजी हमारे रखे हुए हैं, क्योंकि पूरे गांव में नेताजी के नाम से मशहूर है। अब आप तो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बता दिए, आपकी जो पार्टी है अभी कम्युनिस्ट की, अभी हम किसी पार्टी में नहीं, अभी नहीं है, लेकिन जो पार्टी में थे अभी आरजेडी की गठबंधन है, तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, राजनीति अगर विरासत में मिल जाए तो उसका फिर कहना क्या। जिनको राजनीति विरासत में मिली है, चाहे तेजस्वी जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, राजनीति विरासत में अगर किसी को मिलती है तो उस व्यक्ति को उस विरासत से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, न कि उस बने बनाए विरासत की गद्दी पर बैठ करके। क्यों? राजद में तो बहुत से अच्छे लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, यहीं जगदानंद सिंह जी हैं। नहीं, अभी तो जगदानंद सिंह का उम्र हो चुका है ना। देखिए इस देश में उम्र की कोई सीमा है? आपको याद होगा कि नहीं होगा, शायद आप नहीं जानते कि राम नारायण विधायक हुआ करते थे राजपुर से। जी, नाम सुने। हाँ, चला नहीं जाता, मेरे अच्छे मित्रों में से थे, चला नहीं जाता था, जबकि वो उस समय भारतीय जनता पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में था। हम लोग उनका आँख में हाथ लगा के ले जाते थे। कहीं चल नहीं जा रहा है, वो कहते थे हमरा के खाली टिकट हुआ दिवा दे जाना, और तनिया खाली सौरू हम विधायक हो जाए। मतलब लालच था कि उनका समाज सेवा का नजरिया था, टिकट वाला बात। लालच था उनका, लालच था। नियम के मुताबिक जब आप 60 वर्ष में, 62 वर्ष में लोगों को सरकारी पद से रिटायर कर देते हैं, तो राजनीति में भी एक सीमा होनी चाहिए कि आपको 75 वर्ष के बाद कोई मंत्री, MP, MLA या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बनना है। इस हिसाब से तो मोदी जी का भी उम्र हो चुका है। उम्र हो चुका है, उनको तो स्वतः रिटायरमेंट लेना चाहिए। स्वतः रिटायरमेंट उन्हीं का बनाया हुआ नियम है भारतीय जनता पार्टी। 72 साल वाला ना? नहीं, 75 साल। 75 साल। उसमें मैं आपको नाम गिना सकता किस किस को टिकट नहीं मिला। अडवाणी जी तो सबसे पहले पंक्ति में खड़े हैं। अडवाणी जी की बात तो है ही है, मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला। मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी जो टीमें थी, जसवंत सिन्हा को नहीं, अडवाणी जी की जो खेमा था, लगभग रिटायरमेंट के कगार पर है, क्योंकि नई टीम आई, पुरानी टीमों को विदाई की। यहीं हमारे पुराने MP को नहीं मिला बक्सर पार्लियामेंट के, उसी आधार पर गए, उम्र के आधार पे ही। अश्विनी कुमार चौबे उसी आधार पर गए। तो आप क्यों बैठे हुए प्रधानमंत्री कुर्सी? आप भी हटिए। बिल्कुल सर। जनता पार्टी में तो बहुत से बड़े बड़े काबिल लोग हैं,
आपसे भी बड़े तेज तरार हैं। कहीं ना कहीं नेताजी का कहना है कि जब सबके लिए नियम बराबर है तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनके लिए भी बराबर होने चाहिए। होना चाहिए। इनका कहना है कि नीतीश जी को स्वतः संन्यास ले लेना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। अपने जगह पर दूसरे को दें मौका। बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका नाम गिनवाया जा सकता है। तो आप भी राजनीति से संन्यास उम्र के लेके ही ले लिए? ना, हम राजनीति से परोक्ष रूप से संन्यास लिए, अपरोक्ष रूप से नहीं। राजनीति में जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीति सिर्फ एमपी में बनने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति का उद्देश्य है समाज का सेवा करना। समाज का सेवा विभिन्न प्रकार से होता है, विभिन्न कामों से। जैसे मैं आजकल बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बच्चों को गाँवों में भी समझाते, अरे पढ़ो जा भाई, काहे कि तू गुल्ली डंडा खेलता रह, काहे कि दिन भर मोबाइल में। ये एक सबसे बड़ी खराब है जो वंदना ने कहा। वो बहुत सी जितने टॉप 10 में, इंटरमीडिएट में लड़के लड़कियां हैं, वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि मोबाइल जीवन को बर्बाद कर देगा। आजकल के बच्चों को माँ बाप से ले रहे हैं मोबाइल पढ़ने के लिए, और मोबाइल में क्या देखते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं, और हम तो आंखों से देखते हैं। दिन भर कान में मोबाइल लिए हुए, दिन भर मोबाइल को पेरते हुए देखे। भाई क्या उसमें तुम अगर पढ़ना है मोबाइल से तो देखिए, हम लोग के ज़माने में एक कहावत थी, क्रिकेट बाई हुक, एग्जामिनेशन बाई ट्रिक। क्रिकेट बाई हुक, एग्जामिनेशन बाई ट्रिक। तो मोबाइल एक ट्रिक है। कहीं आप फंस गए, नहीं समझ में आ रहा, मोबाइल से गूगल से हमने पूछ लिया। सारा चीज़ अगर हम चाहें कि ऑनलाइन करके हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन आपको करना ही पड़ेगा। आपको पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आप जीवन में सफलता की सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं, मेरे पास कम से कम 10,000 किताबें हैं। 10,000 किताबें? वो तो दिख रहा है सर पूरा अलमारी में अभी से। में रखा हुआ है, बक्सा में भर कर। अच्छा, अभी मैं जैसे गांव में आपका एंट्री किया है ना, तैसे लोग बोले नेताजी नेताजी। आपके यहाँ चर्चित है कि आपके घर में काफ़ी लोग विदेश में रहते हैं। लगभग कितने लोग? हाँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में कितने लोग? कम से कम हमारा उम्मीद है कि स्त्री पुरुष मिला करके कम से कम 1500 रह लो। 1500 लोग, सभी लोग अच्छे पोस्ट पे। प्रसून कुमार भट्ट के में सब लोग विदेश में हैं। उनके घर की तो 6 औरतें हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और विवाहित महिलाएं भी हैं। कौन कौन सी पोस्ट पे है लगभग? वो कुछ लोग इंजीनियरिंग लाइन में हैं, कुछ लोग डॉक्टरी लाइन में, कुछ लोग वैज्ञानिक लाइन में हैं, कुछ लोग पायलट हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग पोस्ट से। थोड़ा सा घर दिखाइएगा। देखिए, ये विरासत में घर है, थोड़ा बाहर भी। ये पुरानी वाली घर है ना? पुराना वाला घर कौन सा है जो आप लोगों का एक साथ था? तो वहाँ पर सिर्फ शादी विवाह। अब वो वाला घर सामने जो दिख रहा है वो दलान है। मतलब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरा एक बार बाहर लाइए कि अगल बगल जितने घर हैं ये नेताजी के ही घर हैं, है ना? ये देख लीजिए, ये जो चौकिया गांव में मौजूद है इन्हीं का। हाँ, और बाकी लोग तो विदेश में हैं। नेताजी हैं, नेताजी ने मुहिम छेड़ा है कि बच्चों को पढ़ाना है। ये सब बच्चों को आप नहीं बोलते हैं? हाँ, सबको बोलते हैं। पूछिए इससे किसको कितना से। ये वंदना का भाई है। ये वंदना का भाई है। तुम्हारी दीदी टॉप की है, तुम बाहर घूम रहे हो। वो कह रही है कि मैं 14 घंटा पढ़ता हूँ। बाबा का इंटरव्यू देखने। अच्छा, बाबा का इंटरव्यू। ये बच्चे लोग इंटरव्यू देखने के लिए हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मैसेज दिया कि आपको संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर अपना मूल रूप से जानना चाहते हैं कि आपका क्या क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार और का कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।